नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि मैंने आपको अपनी क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बताया था कि दो प्रकार की मैंने बुक्स बताई थी। फर्स्ट थी आपकी हनीड्यू, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है वो आपकी हनीड्यू है। सेकंड बुक थी आपकी इट सो हैपेंड, जो इसको आप सप्लीमेंट्री बुक बोलते हैं। तो दोनों बुक के बारे में मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि किस प्रकार का सिलेबस आएगा। उसी किताब फर्स्ट में से जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी, उस स्टैंडर्ड बुक का एक चैप्टर है हनीड्यू का, एक चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा और ये इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वास्तव में आपको पढ़ने पर ऐसा होगा कि कुछ भी टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल जो भी टाइम पीरियड होती है उनकी वैल्यू अपने स्थान पर होती है। तो उसी का फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये इसका ऑथर है माइकल मोरपुर्गो ने लिखा था। ये भी जाने माने विद्वान थे। और इस माइकल मोरपुर्गो ने जितने भी अपने जो भी चैप्टर्स लिखे थे, इन चैप्टर्स में इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द की कहानियाँ लिखी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की इन्होंने कहानियाँ लिखी थी। जैसे कि अपन जानते हैं कि 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसके दौरान ही इन्होंने जितने भी जो भी चैप्टर्स लिखे, जो भी पॉइंट्स लिखी, तो इनके इर्द गिर्द इसी टाइम के इर्द गिर्द इनकी अधिकतर स्टोरीज या पोइम्स जो भी लिखे थे इन्होंने प्ले वगैरह, वो इसके इर्द गिर्द घूमते। जैसे कि यहाँ पर आपको कई प्रकार की डेट्स मिलेगी, इनके बारे में मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इन डेट्स के बारे में भी। तो डेट्स पर बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके कैरेक्टर्स बता देता हूँ कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड में कैरेक्टर्स क्या होता है। पहला एक कैरेक्टर होता है जिम मैकपर्सन। ये जिम मैकपर्सन क्या होता है? जिम मैकपर्सन, वैसे जिम मैकपर्सन की यदि बात करें तो जिम मैकपर्सन ब्रिटिश सेना का एक अच्छा सैनिक होता है। तो ब्रिटिश सेना का आप लीडर कह सकते हो उसको। ब्रिटिश सेना जब थी तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर दो सेनाओं की बात होगी, एक तो जर्मन आर्मी की बात होगी और एक ब्रिटिश आर्मी की बात होगी। क्योंकि जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक वॉर छिड़ा हुआ था उस टाइम में। उस वॉर के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, कौन कौन सी घटनाएं होती है। अब जो जिम मैकपर्सन था, वो जिम मैकपर्सन ब्रिटिश आर्मी का एक लीडर था। जिम मैकपर्सन ये ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी का एक लीडर हुआ करता था, अच्छा लीडर था। ये लीडर होने से पहले यदि आप मेनली इसको देखो तो ये कहाँ का रहने वाला था? कि डोरसेट का रहने वाला था। इंग्लैंड में एक जगह है डोरसेट, ये वहाँ का रहने वाला था। डोरसेट का इंग्लैंड में रहने वाला था। और ये लीडर होने से पहले एक अच्छे टीचर भी थे। जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी, आर्मी ज्वाइन करने से पहले ये क्या थे? आर्मी ज्वाइन करने से पहले एक अच्छे टीचर थे। इसके बाद में सेकंड कैरेक्टर है कोनी मैकपर्सन। ये कोनी मैकपर्सन जिम मैकपर्सन की वाइफ है। ये वाइफ है, जिम मैकपर्सन की वाइफ है। इनका भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर अच्छा है। जब आप इसके पूरे चैप्टर की स्टोरी पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा कि इसके कोनी मैकपर्सन कौन है, इसके कहानी इर्द गिर्द किस प्रकार से घूमती है और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है इस कहानी में, और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है। थर्ड आपका कैरेक्टर है हैंस वुल्फ। ये हैंस वुल्फ कैरेक्टर है। ये हैंस वुल्फ क्या होता है? ये पैसे से पहले हैंस वुल्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यदि आप बात करो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हैंस वुल्फ एक अच्छा, जिसको आप कह सकते हो म्यूजिशियन था, एक अच्छा म्यूजिशियन था। कि क्या करता था? सेलो इंस्ट्रूमेंट बजाता था। सेलो इंस्ट्रूमेंट ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सेलो प्लेयर था अच्छा, हैंस वुल्फ सेलो प्लेयर था, अच्छा म्यूजिशियन आप इसको कह सकते हो। लेकिन इसके बाद में ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तब ये जर्मन आर्मी का लीडर बना था। ये किसका लीडर बना था? हैंस वुल्फ जर्मन आर्मी का लीडर बना था। और ये टिम मैकपर्सन ब्रिटिश आर्मी का लीडर था। तो यहाँ पर देखो दो लीडर होते हैं। ब्रिटिश आर्मी का लीडर मैकपर्सन था और हैंस वुल्फ जर्मन आर्मी का लीडर था। तो ये जो स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये स्टोरी इन दो आर्मी के बीच में युद्ध पर टिकी हुई है। और युद्ध के आसपास कि उस टाइम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। 1914 की बात है ये, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। और ये जो वॉर होता है दोनों के बीच में, ये 1914 के बीच में ही होता है। अब यदि बात करें यहाँ पर आपको इस स्टोरी में, जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको एक फ्री
ये वर्ड मिलेगा। फ्रिट्ज किसके लिए आता है? फॉर जर्मन आर्मी। ये जो फ्रिट्ज कहा जाता था, ये फ्रिट्ज किनको कहा जाता था? फ्रिट्ज कहा जाता था जर्मन आर्मी के जितने भी सैनिक थे उनको फ्रिट्ज कहा जाता था। और एक आपको वर्ड मिलेगा इस स्टोरी में, टोमी। टोमी वर्ड किसके लिए यूज होता था? फॉर ब्रिटिश आर्मी। टोमी वर्ड यूज होता था फॉर ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के लिए टोमी वर्ड यूज होता है, क्योंकि टोमी किसको कहकर बुलाया जाता है? जो भी इंग्लिश आर्मी या ब्रिटिश आर्मी थी उसको टोमी कहकर बुलाया जाता था। और फ्रिट्ज किसको कहकर बुलाया जाता था? जो जर्मन आर्मी थी उनको फ्रिट्ज कहकर बुलाया जाता था। अब होता क्या है, जो इसका ऑथर होता है, ऑथर माइकल मोरपुर्गो, वो कहानी थोड़ी सी ज़रा यूँ स्टार्ट होती है कि ये क्या, एक बार कबाड़ी की दुकान पर जाते हैं। कबाड़ी की दुकान पर जब जाते हैं तो इनको क्या, एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत होती है, मेज़ की ज़रूरत होती है। तो ये मेज़ खरीदने के लिए कबाड़ की दुकान पर जाते हैं। तो वहाँ पर उनको एक टूटी फूटी पुरानी सी मेज़ दिखती है, क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छी न्यू काफ़ी कॉस्टली ये खरीद नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने एक पुरानी प्रकार की, जो लगभग आप उसको बोल सकते हो कि लगभग वो टूटी हुई सी थी, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो रोल टॉप डेस्क खरीदने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और जैसे तैसे करके वो उस दुकानदार को कुछ पैसे देते हैं और उनका पेमेंट करके वो रोल टॉप डेस्क परचेज कर लेते हैं। अब यदि उन परचेज कर लेते हैं तो उनकी परचेज करने के बाद में वो क्या करते हैं कि वो पूरी की पूरी घटना यूँ होती है कि परचेज करने के बाद में वो एक शाम को क्रिसमस ईव होती है। ईव का मतलब होता है जैसे कि 25 को क्रिसमस होता है, तो 25 को क्रिसमस होता है, तो 25 के पूर्व 24 की बात होती है। 24 उसको क्रिसमस ईव बोलते हैं, यानी एक दिन पूर्व की संध्या उसको बोला जाता है। ये 24 दिसंबर को क्या करते हैं, 24 दिसंबर को उस चेयर को रिपेयर करने के लिए अपने वर्कशॉप में बैठते हैं। वहाँ पर उसको, उस मेज़ को रिपेयर करने के लिए वहाँ पर उसको लगाते हैं, ताकि उसको अपने उसी वर्क रूम में जाकर बैठते हैं। और गैरेज होता है, गैरेज में जब बैठते हैं तो उनको तैयार करने के लिए जो भी उनके जैसे कुछ ड्रॉवर्स होती है वो कहीं फंस जाती है, वो निकलती नहीं है। तो जैसे तैसे करके, इसीलिए उन्होंने इससे वो काफ़ी सस्ता खरीद लिया था। उन्होंने सोचा था कि जब टाइम आएगा तो मैं इसको क्या कर लूँगा, कुछ अपने घर पर ही इसको रिपेयर कर लूँगा और इसे काम चला लूँगा। तो इस प्रकार से इसकी कहानी आगे चलती है। और कहानी आगे चलने के बाद में जैसे वो उसको ठीक करता है तो ड्रॉवर को एक बार बाहर निकालने का प्रयास करता है, तो आसानी से बाहर नहीं आती है। तो कई बार वो मुक्की का प्रहार करता है तो बाहर आती है। तो डोर के अंदर एक डोर इसको और नज़र आती है, सॉरी ड्रॉवर के अंदर इसको एक ड्रॉवर और नज़र आती है। वो ड्रॉवर सीक्रेट ड्रॉवर होती है। जब सीक्रेट ड्रॉवर को वो देखता है तो उसमें एक टिन बॉक्स मिलता है इसको। जब टिन बॉक्स मिलता है तो टिन बॉक्स में इसको वापस टिन बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक लेटर मिलता है। तो वो लेटर को मन में ये रहता है कि किसी दूसरे का लेटर पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी थी, इस ऑथर की क्यूरियोसिटी इतनी थी कि उसने उस लेटर को पढ़ लिया था। तो वो लेटर पढ़ता है। वो लेटर किसका लिखा हुआ था? वो लेटर जब उसने देखा खोल कर तो उस लेटर पर ये एड्रेस डाला हुआ था। उस लेटर पर ये एड्रेस लिखा हुआ था कि 12th कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट। ये लेटर वहाँ पर यहाँ पर पहुँचना था। जो लेटर इसने रिसीव किया था, वो लेटर रिसीव करने की डेट थी 25 जनवरी 1915। ये लेटर इसको 25 जनवरी 1915 को मिला था। जब उसने ये लेटर इसको इस डेट को मिला था, जब उसने लेटर खोला और लेटर में देखा कि लेटर इस डेट को लिखा हुआ था, तो लेटर लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914 को। मतलब लेटर 26 दिसंबर 1914 को लिखा हुआ था और ऑथर को मिलता है 25 जनवरी 1915 को लेटर मिलता है। तो लेटर मिलने के बाद में ये क्या करता है, इसके मन में आता है कि जो लेटर था वो जिम मैकफर्सन ने लिखा था। इस जिम मैकफर्सन ने लिखा था क्यों? क्योंकि जिम मैकफर्सन जब इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो ये इसका सेनापति, ये इसका सैनिक था, ये इस ब्रिटिश का सैनिक था, दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध के दौरान ये लेटर लिखा हुआ था जिम मैकफर्सन का अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को। अब इसमें क्या क्या बातें थी, जब अपन चैप्टर रीडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी आराम से इसमें आसानी से समझ में आएगा कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को उस लेटर के द्वारा क्या कहना चाह रहे थे वो, उसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।